हार्दिक पटेल के सुर बदले, बीजेपी का दामन थाम हार्दिक कर रहे हैं मोदी की तारीफ। एसआर टाइम के इंटरव्यू में मोदी सरकार को घेरा था। 3 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद पार्टी का हाथ छोड़ा। बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन करके राजनीति की शुरुआत करने वाले हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के कट्टर विरोधी रहे हार्दिक पटेल के सुर अब बदले हुए हैं। अब वे बीजेपी और मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। आइए देखते हैं हार्दिक के सुर किस तरह से बदले। एसआर टाइम्स ने 15 अक्टूबर 2018 को हार्दिक पटेल से एक इंटरव्यू किया था। तब हार्दिक ने मोदी सरकार को जमकर घेरा था। वहीं आज वे मोदी के लिए क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। 4 साल में हार्दिक के बदले बोल। भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूं। हर एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर एक व्यक्ति की ये मंशा होती है कि जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करे। और मुझे लगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मक्कम गृह मंत्री अमित भाई, जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल साहब, ये सभी लोग राष्ट्र के हित में अपना भगीरथ कार्य कर रहे हैं। और ऐसे समय में मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। कोर्ट के भीतर मेरे केस चल रहे हैं और जब कोर्ट उस मामले में फैसला करेगा, चाहे वो मुझे निर्दोष छोड़े या कोई और फैसला, उसको हमने स्वीकार किया है। इसी गुजरात की कोर्ट ने हमें 2 साल की सजा दी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पे रोक भी दिया है। तो पहली बात यह है कि कानून की प्रक्रिया में हम कभी भी टिप्पणियां नहीं करते। हमें भरोसा है कि हमने सही काम किया है, जनहित के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में हम निर्दोष भी हो जाएंगे। हार्दिक, देश के ताज़ा राजनीतिक हालातों की बात करें तो किस दौर से गुजर रहा है? देखो, देश के अंदर हर एक चुनाव में पॉलिटिकली ड्रामा होता है और वो ड्रामा कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर या मतलब मंदिर मस्जिद के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या फिर क्षेत्रवाद के नाम पर। और हालात अभी क्षेत्रवाद की राजनीति पर ज़्यादा देखे जा रहे, जैसे कि गुजरात में अभी उत्तर भारतीयों के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। जैसे 2 अक्टूबर को जब दिल्ली के अंदर जब हुआ, जब किसान जा रहे थे उन पर अत्याचार हुआ, उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये सरकार ना किसानों के प्रति प्रेम रखती है, ना उनके लिए कुछ करना चाहती है युद्ध के लिए। इसीलिए आज की हालात राजनीति के तौर पर देखे जाए तो देश के लोग काफ़ी दुखी है। अब देखना ये है कि उनके पास विकल्प क्या है। इसका आपकी इन बातों का मायना क्या है? क्या किसान को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए या युवाओं को प्रवेश करना चाहिए? किसानों को राजनीतिक जागरूकता लानी पड़ेगी, युवाओं को राजनीतिक जागरूकता भी लानी पड़ेगी, सामाजिक जागरूकता भी लानी पड़ेगी और राजनीति में प्रवेश भी करना पड़ेगा। जब तक अच्छे लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति शुद्ध कैसे हो सकती है? युवाओं की अगर हम बात करें, इस समय ज़्यादातर युवा इस ओर ध्यान कम दे पाते हैं कि वे देश का नेतृत्व करें, एक नई दिशा देने की कोशिश करें, राजनीति में जाएं। आप जैसे युवा जब राजनीति में आते हैं तो दिशा बदलने की कोशिश होती है। आगे युवाओं से क्या सोच रखते हैं आप? देखो, ये जो स्थिति आपने कही कि युवा आज का ये सोचता है राजनीति में, उसकी भी जिम्मेवार गवर्नमेंट है। आज सबसे ज़्यादा हमारे देश के युवा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जाने लग गए हैं। हम उनके लिए इस देश के अंदर कोई विकल्प ही नहीं रहने दे रहे। ना उनके पास रोजगार का विकल्प रखा है, ना उनके लिए अच्छी शिक्षा का विकल्प रखा है, ना वो इस देश के लिए कुछ कर पाए ऐसी हमने उनके लिए कोई स्किल बनाई है। स्किल इंडिया से कुछ नहीं होता, हमें स्किल बनानी पड़ती है उनके लिए। उनके लिए हमें एक अवसर प्राप्त करना पड़ेगा, अवसर देने पड़ेंगे। आज के युवाओं को और ख़ास तौर पर उनके माता पिताओं को भी ये लगता है कि मेरे बेटे राजनीति से दूर रहे। लेकिन मैं कहता हूँ युवाओं को कि अगर आपको राजनीति को बदलना है, कुछ नया करना है, तो मैं मानता हूँ कि राजनीति से ही हो सकता है, सत्ता में आकर ही हो सकता है या राजनीति के विपक्ष में भी रहकर हो सकता है, लेकिन आना पड़ेगा। आज का युग जब तक राजनीति में नहीं आएगा, राजनीतिक जागरूकता नहीं लाएगा, तब तक इस देश के अंदर गधे जैसे लोग हम पर राज क्यों करें? जब तक हम गलत है, हम राजनीति में नहीं आ रहे, इसीलिए वो गधे जैसे लोगों को हम पर राज करने का अधिकार है। आपकी माने तो राजनेता जो है उनमें ज़्यादातर गधे दिल्ली के अंदर बैठे इतने सारे नेता हैं, एक नेता ऐसा बताओ
जो नेता लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हो। मुझे मालूम है जब मोदी सरकार का चौथा या पांचवा बजट आया था, दूसरा या तीसरा शायद एग्जैक्टली मालूम नहीं है, उस बजट में बात हुई थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी और 2019 से पहले मतलब 2014 से 19 के बीच उनके जो सैलरी को बढ़ाने का काम हुआ वो तुरंत हुआ। एक आदमी था वहां बैठने वाला कि भाई हमारी सैलरी तुरंत बढ़ जाती है और किसान क्या है 2022 में दुगनी होगी। है कोई माइका लाल जो छोड़ सके कि भी मुझे नहीं लेनी मेरी सैलरी? जब तक किसान दुखी है मैं सैलरी कैसे ले सकता हूँ? मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। 15 साल हुए हैं, जिसमें 14 साल इनने 12 साल के आसपास उनका कार्यकाल रहा है। कौन सी ऐसी योजना है जिससे किसानों को फायदा हुआ बताइए? हमें भावांतर की योजना चाहिए थी? नहीं, हमें किसानों की कर्जा माफी चाहिए थी। हमें लहसुन, सोयाबीन और प्याज के दाम चाहिए थे। माँ नर्मदा कितनी खोखली बना दी आप लोगों ने यार, अवैध रेती खनन करके व्यापम घोटाला भी क्या है? ये सब शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट की एक उपलब्धि है यार। पिछली बार हार्दिक जब हम मिले थे तब आपने गुजरात चुनाव के पहले कहा था कि हम 110 से 120 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। पाटीदार संगठन, आपका जो संगठन था, आपकी जो आकलन था, क्या चूक हो गई कि फिर वहाँ बीजेपी की सरकार बनी? चूक कहाँ हुई? वो जो लोग 42 पे थे उनको तो 82 तक पहुंचा दिया और जो लोग 150 की बात करते वो 98 पर आके अटक गए। ये चूक नहीं है, ये 3 साल की संपूर्ण लोक क्रांति का परिणाम था और 2.5 साल में कोई क्रांति नहीं आती। जेपी और लोहिया की क्रांति भी इंदिरा सरकार को लेकर डूबी थी। तो जब क्रांति की शुरुआत हुई है तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो पूरा देखना है। अभी तक तो 2020 खेले, टेस्ट की तो अब शुरुआत होगी। क्या लगता है मध्य प्रदेश के में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे? मैं सत्ता के खिलाफ प्रचार करूंगा। सत्ता के खिलाफ को थोड़ा स्पेसिफाई कीजिए ना। मैं बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा, बात खत्म हो गई। सत्ता में अगर कांग्रेस होती तो मैं कहता मैं सत्ता के खिलाफ प्रचार कर रहा हूँ। क्या आप हमेशा इसी तरह से अपना रुख अख्तियार करेंगे? मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम हम गांधीनगर या दिल्ली में बात करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि गुजरात में पाटीदारों की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है और लगभग 70 विधानसभा सीटों पर ये प्रभाव डालते हैं। वहीं 50 से 55 सीटों पर पाटीदारों का खासा दबदबा है और इस लिहाज से हार्दिक बीजेपी के लिए बड़े चेहरे साबित हो सकते हैं। पाटीदार आंदोलन की वजह से भाजपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 में कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक ने इस साल 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब देखना होगा कि बीजेपी हार्दिक के चेहरे को किस तरह से भुनाती है और हार्दिक बीजेपी में अपना कद कितना बढ़ा पाते हैं।